आज की कहानी उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर से है। यहां धर्मपुर नाम का एक इलाका पड़ता है। इसमें एक नेहरू कॉलोनी है। नेहरू कॉलोनी के एक घर में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। इसमें पति का नाम अशोक रोहिल्ला और पत्नी का नाम कामना रोहिल्ला था और इनकी 3 साल की एक बेटी भी थी। बात 2019 की है। इन दिनों अशोक रोहिल्ला ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे और इनकी पत्नी कामना का माता मंदिर रोड पर एक ब्यूटी पार्लर था। दोनों ही पति पत्नी अच्छा खासा कमा रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। 29 अगस्त 2019 रात को 11 बज रहे होंगे। तभी कुछ पड़ोसियों ने अचानक कई बार गोलियां चलने की आवाज सुनी। गोलियां चलने के बाद एक घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगी। सारे पड़ोसी भागकर उस घर में जाते हैं। यह घर रोहिला फैमिली का था। अंदर बेडरूम में जाकर दिखा कि अशोक रोहिला को कमर के पास गोली लगी है और वह जमीन पर पड़े हैं और मदद मांग रहे हैं। वहीं बेड पर कामना रोहिल्ला मृत पड़ी है। उनके शरीर में कई जगहों पर गोलियां लगी थी। इनके साइड में 3 साल की बच्ची भी बैठी हुई थी और रो रही थी। यह सब कुछ देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया। जब तक पुलिस आती तब तक जख्मी अशोक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां उनका इलाज शुरू हो जाता है। उधर घर पर पुलिस आती है। थोड़ी देर में किसी पड़ोसी के जरिए कामना के भाई को भी यह खबर दे दी जाती है। वह भी देहरादून में ही रहते थे। भाई भी यहां पर आ जाते हैं। पुलिस ने वहां खड़े लोगों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने सारा कुछ बताया कि गोलियां चलने की आवाज सुनी और यहां पर आए। यहां देखा कि पति पत्नी को गोलियां लगी हैं और इनकी बेटी रो रही है। पुलिस ने पूछा कि पति कहां पे है। अब एक टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। अशोक जहां पर एडमिट था उधर कामना की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। खुशकिस्मती से अशोक रोहिला की जान बच जाती है क्योंकि गोली इसके कमर के पास से छूकर निकल गई थी, पर कामना नहीं बच पाती है। उसके सर में गोली लगी थी। अब अशोक ही पुलिस को बता सकता था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। यही चश्मदीद गवाह था। पुलिस इसके रिकवर होने का वेट करती है। उधर कोई घर में जबरदस्ती आया नहीं था और लूटपाट के लिए घर के लॉकर्स वगैरह सब कुछ ठीक थे। यानी जो भी यहां पर आया हो उनका बस एक ही मोटिव था, इस परिवार को खत्म करना है। उनकी आखिर इस परिवार से क्या दुश्मनी होगी। इनके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन जिसमें फुटेजेस स्टोर होते थे वो डीवीआर बॉक्स भी गायब था। ऐसे लग रहा था कि बदमाश उसे ले गए होंगे। पुलिस ने घर के बाहर रोड पर भी लगे कैमरे देखना शुरू कर दिए। पूरे इलाके में लोग दहशत में थे। क्या कोई ऐसे ही आकर किसी को गोली मारकर भाग जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। 1-2 दिनों के बाद अशोक थोड़ा ठीक होता है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और अशोक से इस घटना के बारे में बात करती है। उसने बताया कि उस रात 3 बदमाश घर में आते हैं। पहले उन्होंने बेडरूम में जाकर सो रही कामना को गोली मारी। फिर अशोक ने उनका विरोध किया तो बीच बचाव में इसको भी गोली लग जाती है और कई गोलियां तो आसपास से निकल जाती हैं। फिर उन्होंने यहां पर देखा कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बाद वह घर से डीवीआर बॉक्स भी उठाकर ले गए। अशोक जानता था कि वह बदमाश कौन है। खास तौर से उनमें से एक को यह बहुत अच्छे से जानता था। अशोक ने पूरी डिटेल में अपनी पूरी कहानी सुनाई। 2014 में अशोक और कामना की शादी हुई थी। इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था, पर यह घर वालों की सहमति से हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इससे पहले 2009 से ये लिव इन में रह रहे थे। फिर 2014 में शादी कर ली और नेहरू कॉलोनी में घर लेकर रहने लगे। अशोक के खानदान में एक लड़का था, रिंकू वर्मा। अशोक की बुआ के देवर का कुछ लगता था। एक तरह से अशोक और रिंकू में दूर की रिश्तेदारी थी। रिंकू थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का था। इसको बुरी आदतें लगी हुई थी, जैसे शराब पीना, शराब के चक्कर में चोरी चकारी करना। 2014 के दिनों में किसी झगड़े के दौरान रिंकू ने नशे की हालत में किसी को पीटकर मार डाला था, उसकी जान ले ली थी। अब इस पर कत्ल का इल्जाम भी लग गया था। पुलिस इसको जेल में डाल देती है, मगर रिंकू ने प्लानिंग करके कत्ल नहीं किया था। ऐसे ही लड़ाई झगड़े मारपीट में हो गया था। तो 1 साल बाद में रिंकू को बेल मिल जाती है। ये 2015 में जेल से बाहर आ गया था। अब एक समाज में किसी के ऊपर ऐसे रिंकू जैसे इल्जाम लगे
तो लोग उसको किस नजरों से देखेंगे, क्या सोचेंगे। वही चीज रिंकू के साथ भी होता है। रिंकू के घर वालों ने इसको घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, रोक दिया, इसका सामान देकर बाहर से ही भगा दिया गया कि यहां से निकल जाओ, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। रिंकू दुखी होकर यहां से चला जाता है। इसको इलाके में हर कोई जानता था कि इसके साथ क्या हुआ है, इसने क्या किया है, इसलिए कोई भी इसे अपने घर में किराए पर भी नहीं रखता और ना ही कोई नौकरी देता। यह इधर उधर भटकता रहा। अशोक को जब रिंकू की हालत के बारे में पता चला तो उसको तरस आ जाता है। इन दोनों में ठीक ठाक बनती भी थी। घर से निकाले जाने के बाद रिंकू किसी दूसरे रिश्तेदार के यहां कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था। वहीं से अशोक को इसकी खबर लग जाती है। अशोक ने रिंकू को अपने घर देहरादून बुला लिया। अब रिंकू देहरादून आकर अशोक के घर पर रहने लगता है। यहीं पर ही छोटे मोटे काम भी करने लगा, क्योंकि घर पर अशोक की पत्नी कामना भी रहती थी। कामना रिंकू के बारे में जानती थी कि यह कैसा है। यहां पर रिंकू का रहना कामना को पसंद नहीं था। उसने अपने पति से कहा कि उसको कहीं और भेज दीजिए, यहां रहने मत दीजिए। एक दिन कामना ने रिंकू को ही बोल दिया कि तुम जेल गए थे, वो भी कत्ल के इल्जाम में शराब पीते हो, बुरी आदतें हैं, तुम कहीं और चले जाओ, हमारे घर का माहौल खराब मत करो। रिंकू और कामना में इसी बात को लेकर झगड़े शुरू हो गए। रिंकू घर से चला जाता है, पर यह कभी कभार अशोक से मिलने के लिए आता रहता था, लेकिन जब भी आता तो कामना से झगड़ा हो जाता। अशोक ने आगे पुलिस से कहा कि मुझे लगता था कि उसको एक और मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैंने राजस्थान के सीकर में उसकी जॉब लगवा आ दी। वह वहीं पर चला जाता है। इसके बाद से हमारा मिलना जुलना कम हो गया, फिर भी वह देहरादून आता रहता था। पत्नी के दबाव में अशोक ने भी रिंकू से कह दिया कि यहां मिलने के लिए मत आया करो। इससे रिंकू अशोक से भी गुस्सा हो जाता है। उस रात को वो जो 3 बदमाश आए थे, उनमें से एक यही रिंकू था। रात को यह अपने 2 साथियों के साथ घर पर आया और अशोक को लगा कि यह ऐसे ही मिलने के लिए आया होगा। उसको घर में आने दिया, लिविंग रूम में बिठाया, फिर सबके खाने पीने की चीजें लेने के लिए अशोक किचन में चला जाता है। तभी बेडरूम से गोलियों की आवाज आई। आवाज सुनकर अशोक किचन से दौड़कर बेडरूम में जाता है। वहां देखा कि रिंकू सहित 2 लोगों ने मिलकर सो रही कामना पर गोलियां दाग दी। अशोक इनका विरोध करता है। फिर रिंकू ने अशोक को भी गोली मारी दी। आवाज सुनकर कहीं आस पड़ोस के लोग भी ना आ जाएं, इसलिए रिंकू और उसके साथी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लेकर भाग जाते हैं। चूंकि रिंकू पहले भी इनके साथ रहता था तो वह सब कुछ जानता था। कैमरे कहां लगे हैं वह भी जानता था। अब एक विक्टिम और चश्मदीद ने कातिल का नाम बता दिया। पुलिस को लगा कि कातिल का पता चल चुका है, अब बस उसको पकड़ना है। कामना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। कामना के सर में बिल्कुल पास से ही गोली मारी गई थी। कामना कोई विरोध नहीं कर पाई क्योंकि वह सो रही थी। अशोक के अनुसार उधर इलाके के किसी कैमरे में 3 लोग भी दिख गए, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकती थी। उनको पहचान नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने चेहरा ढका हुआ था। ऊपर से कैमरे की क्वालिटी भी ऐसी नहीं थी कि कुछ डिटेल में पता लग सके। आगे कामना की लाश उसके परिजनों को सौंप दी जाती है, फिर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने रिंकू की डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी। अशोक से इसका एड्रेस और फोन नंबर लिया जाता है। अब एक टीम लगी रिंकू के कॉल डिटेल्स और बाकी जांच में उधर एक टीम चली गई। उसका घर छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में था। यहां आकर पुलिस रिंकू के माता पिता से मिलती है। इनसे रिंकू के बारे में पूछा जाता है। माता पिता ने बताया कि जेल से जब वह 2015 में घर पर आया था तो उसको यहां से निकाल दिया गया था। फिर वह करीब 2017 से 2018 में आया, तब भी हमने घर में उसको नहीं रखा, फिर वह कहीं चला गया। इसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी बात की। इन्होंने भी कहा कि 1-1.5 साल पहले वो आया था, फिर चला गया। इन लोगों के पास उससे कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। पुलिस वापस देहरादून लौट जाती है। उधर टेक्निकल जांच में मिला कि रिंकू का फोन करीब करीब 10 महीनों से बंद है, स्विच ऑफ है। अशोक ने जो रिंकू का फोन नंबर दिया था वह भी बंद है। पुलिस को रिंकू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने सोचा कि एक बार अशोक के पड़ोसियों से बात किया जाए, शायद इनको कोई आइडिया हो
रिंकू के बारे में। अब हर इलाके में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपने घर से ज्यादा दूसरे के घरों की चिंता होती है। दूसरे के घरों में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अशोक के पड़ोस में भी ऐसे ही कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस को इन्होंने बताया कि जब अशोक और उसकी पत्नी कामना यहां पर आकर रहने लगे तो शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों में बहुत प्यार था। घर पर रहते हुए कामना बोर होने लगती है। इसने सोचा कि कुछ किया जाए। फिर अशोक की मदद से इसने ब्यूटी पार्लर ओपन किया। अशोक रोज अपनी पत्नी को उसके ब्यूटी पार्लर में छोड़ने के लिए जाता था। शाम को लेने भी जाता। 2016 में इनकी बेटी भी हुई, लेकिन कुछ सालों के बाद 2016 से 18 से पति पत्नी में कुछ विवाद होने शुरू हो गए। अनबन होने लगती है, झगड़े होने लगे। इसके बाद अशोक अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर ड्रॉप करना बंद कर देता है। कामना अकेले ही आने जाने लगी। यह सुनकर पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि रिंकू के घर पर आने से इनमें झगड़े होते होंगे, क्योंकि कामना नहीं चाहती थी कि रिंकू यहां पर रहे, लेकिन अशोक इसे रहने देता था। अशोक के अनुसार 2018 के नवंबर महीने में रिंकू सीकर चला गया था। नौकरी करने अशोक ने उसे काम दिलवाया था। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अब पता नहीं उसने नौकरी ज्वाइन की या नहीं। फिर तो हमारे झगड़े ही हो गए थे। वह हम पर गुस्सा था। देहरादून पुलिस ने राजस्थान के सीकर पुलिस से बात कि यहां से भी रिंकू का पता नहीं चला। पति पत्नी के झगड़े की बात पुलिस के दिमाग में बैठ चुकी थी। इन्होंने अब इसी एंगल से केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। ये सब चीजें 4 से 5 दिनों के अंदर ही चल रही थी। अब पुलिस ने अशोक रोहिल्ला की कॉल हिस्ट्री निकालनी शुरू कर दी। अशोक हॉस्पिटल में ही एडमिट था। इसके कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्टर था तो उसको कई सारे कॉल्स आते रहते थे। पुलिस ने बारी बारी करके सबको देखना शुरू कर दिया। छानबीन करते करते पुलिस को अशोक के फोन में 2 नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। इन नंबर्स पर पहले बहुत बातें होती थी। कभी अशोक उनको कॉल करता था तो कभी वो लोग करते थे। लेकिन जब वो गोली चलने वाली वारदात हुई जिसमें अशोक की पत्नी का कत्ल हो गया, उसके बाद से इन दोनों नंबर्स पर बात होनी बंद हो जाती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? घटना से पहले बातें होती थी, लेकिन अब नहीं। पुलिस हॉस्पिटल जाकर अशोक से इन नंबर्स के बारे में पूछती है। अशोक ने इसे देखा और बोला कि इसके दोस्तों के नंबर्स हैं, दीपक शर्मा और गौरव शर्मा। पुलिस ने सोचा कि इन दोनों से एक बार बात की जाए। अशोक से दोनों का एड्रेस लिया जाता है। ये दोनों दोस्त मेरठ के सरधना में रहते थे और ये अशोक के बचपन के दोस्त थे। दीपक और गौरव दोनों भाई भी थे। दीपक बड़ा भाई था और गौरव छोटा भाई। अब पुलिस मेरठ के सरधना पहुंचती है। इन दोनों से बात की जाती है। घटना 29 अगस्त को हुई थी और इन दोनों भाइयों को 4 सितंबर को देहरादून लाया गया। पूछताछ के लिए इनमें से गौरव के फोन की लोकेशन 28 और 29 अगस्त को देहरादून में दिखी थी। फिर फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद गौरव मेरठ चला गया। अब इसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने इनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। ये तीनों यानी अशोक, दीपक और गौरव बचपन के दोस्त हैं। इनकी डेली फोन पर बात भी होती थी। पुलिस ने इन दोनों भाइयों से पूछा कि अगर आप तीनों में इतनी ही दोस्ती थी तो अशोक की वाइफ का कत्ल हुआ है, उस वक्त आप लोग कहां पर थे? अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। अशोक बिल्कुल अकेला पड़ गया था, ऐसा क्यों? इस पर दोनों ने कहा कि इन्हें पता नहीं था, ये शहर से बाहर थे। पुलिस ने इनकी लोकेशन चेक की। ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये अपने घर पर ही थे। जिन लोगों की रोज एक दूसरे से बात होती है, अचानक से उन्होंने बात करना कैसे बंद कर दिया, वह भी एक जरूरी समय में? पुलिस को यह चीज खटक रही थी। उधर एक टीम अशोक से भी हॉस्पिटल में इंटरोगेशन करती है। उससे भी सेम सवाल किए गए कि आपके दोस्तों के फोन घटना के बाद अचानक आने बंद क्यों हो गए, जबकि उनको आपके साथ होना चाहिए था। एक बार भी वह हॉस्पिटल नहीं आए। एक के बाद एक सवाल पूछने के बाद पुलिस के सामने सभी लोग टूट जाते हैं। इन्होंने मान लिया कि कामना का कत्ल इन्होंने ही किया है। इसके बाद यह सारी वारदात बताते हैं। अशोक 1 साल पहले अक्टूबर 2018 अपनी पत्नी के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। यह जानता था कि इसके रिश्तेदार रिंकू पर क्रिमिनल केस चल रहा है। यह कामना से नाराज भी रहता है। अशोक ने सोचा कि अगर इसको बोले कामना का कत्ल करने को
तो कहीं ये जाकर पुलिस को ना बता दे। इस पर विश्वास करने लायक नहीं था। अब कैसे क्या किया जाए? अशोक ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। कामना का कत्ल करना था, लेकिन उसका इल्जाम किसी और पर जाए। अशोक टीवी पर क्राइम शोज देखने लगा, मूवीज वेब सीरीज देखता, बुक्स पढ़ता, न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ता, जहां से हो सके यह आइडियाज खोजने लगा। अशोक ने अपने बचपन के दोस्त को प्लानिंग में शामिल किया, दीपक शर्मा, इसका भाई गौरव और परवेज नाम का एक और आदमी। अशोक ने इनको लाख की सुपारी भी दी। ये सारी प्लानिंग करेगा, साजिश रचते और इसके तीनों दोस्त उसको अंजाम देंगे। प्लान का सबसे पहला स्टेप था रिंकू को खत्म करना, क्योंकि अगर ये दुनिया से चला गया तो उस पर ही सारा कत्ल का इल्जाम डाल देंगे। ऊपर से इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। घर वालों से रिंकू का कोई रिश्ता नहीं, सबने ठुकरा दिया है, कोई इसका साइड नहीं लेगा। ऊपर से कामना और रिंकू में झगड़े होते ही है। समय आता है नवंबर 2018 का। इसमें ही अशोक ने रिंकू से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए राजस्थान के सीकर में नौकरी ढूंढी है, वहीं चले जाओ। नवंबर में अशोक का बर्थडे भी पड़ता था। इसने कहा कि बर्थडे के बाद चले जाना, अपनी गाड़ी से छुड़वा दूंगा। अब अशोक का बर्थडे आता है। इसने कुछ दोस्तों को भी पार्टी में बुलाया और ये दोस्त वही तीनों थे जिनको रिंकू का कत्ल करना था। गौरव और परवेज, इन तीनों चारों ने मिलकर रिंकू को खूब शराब पिलाई। रात भर शराब पीते हैं। फिर सुबह में दीपक, गौरव और परवेज एक गाड़ी से रिंकू को अपने साथ ले गए, जहां पर रिंकू की जॉब लगने वाली थी। यानी राजस्थान के सीकर एक दोस्त गाड़ी चला रहा था और बाकी दो दोस्त रिंकू के साथ गाड़ी में ही शराब पार्टी कर रहे थे। इन्होंने रिंकू के ड्रिंक में नशीली गोलियां मिला दी, जिससे यह और भी बेसुध होने लगता है। ये शाम तक राजस्थान के सीकर जिले में पहुंचे। यहीं चलती गाड़ी में इन्होंने रिंकू का गला घोट दिया। इसकी मृत्यु हो गई। फिर यह लोग इसके सारे कपड़े उतारते हैं। इसके जितने भी पहचान के लायक चीजें थीं, अब रिंकू नौकरी करने जा रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट लेकर ही जाएगा। इन्होंने सीकर जिले में ही फतेहपुर के आसपास नामक गांव में एक झाड़ी में रिंकू के बिना कपड़ों के लाश को फेंक दिया। वहां से निकलकर थोड़ी दूर पर रिंकू के सारे सामान भी जला देते हैं। उसके बाद सीधे ये देहरादून आकर अशोक से कुछ पैसे लेते हैं और फिर अपने घर मेरठ लौट जाते हैं। उधर रिंकू की लाश झाड़ियों में कई दिनों तक पड़ी रही। जब उसके डीकम्पोज होने की बदबू आने लगी तो राहगीरों ने वहां के लोकल पुलिस को सूचना दी। उस लाश को जानवरों ने भी कुछ खा लिए था। पुलिस इस लाश की पहचान जानने की पूरी कोशिश करती है, मगर ये लोग असमर्थ रहे, नाकाम रहे। फिर लाश का फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोई इसको पूछने वाला भी नहीं था, तो उसकी फाइल थाने में ऐसे ही पड़ी रहती है। इधर अशोक की अपनी पत्नी के कत्ल के लिए सारी प्लानिंग चल रही थी। अशोक जिनसे भी मिलता तो अपनी आप बीती बताता कि मैंने रिंकू की उसके बुरे टाइम में मदद की, लेकिन पत्नी के कहने पर उसको यहां आने से मना कर दिया तो वह मुझे और मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी देता है। ऐसे करते करते अशोक सारी बातें फैला रहा था। एक दिन अशोक अपनी बाइक से रोड पर गिरा और पुलिस को कॉल करके बोला कि रिंकू नाम के लड़के ने इसे पहले जान से मारने की धमकी दी, फिर अब जानलेवा हमला कर रहा है। अब पुलिस के पास डेली ऐसे कॉल्स आते हैं। पुलिस ने यह केस दर्ज तो कर लिया, लेकिन कुछ खास एक्शन नहीं लेती है। लेकिन अब ऑफिशियल अशोक ने रिंकू का नाम पुलिस के पास दर्ज करवा दिया था कि जानलेवा हमला किया है। इससे साबित हो जाए कि जो भी इसके घर में होगा या होने वाला है वह रिंकू ही करेगा। अब अशोक ने अपनी पत्नी कामना के कत्ल का खेल रचा। अशोक और इसके साथी 28 अगस्त को कत्ल करने वाले थे, मगर वह माहौल नहीं बना। फिर 29 अगस्त की तारीख आई। रात को करीब 11:30 पर दीपक, गौरव और परवेज तीनों आते हैं। एक के पास बंदूक थी। अशोक ने दरवाजा खोला। कामना बेडरूम में सो रही थी। धीरे से ये तीनों अंदर गए और कामना के सर पर बिल्कुल पास से गोली मार दी, पहले सर में फिर सीने में। इसके बाद दीपक से अशोक ने अपने कमर पर गोली चलवाई। ऐसे चलाई जैसे गोली छूकर निकल जाए, हल्का सा कट का निशान लगे। दीपक ने ऐसा ही किया। फिर वो कैमरे की डीवीआर लेकर तीनों कातिल चले जाते हैं। वो बंदूक अशोक ने ही रख ली। अब ये सवाल उठा के आखिर ये सब कुछ क्यों किया? अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया और उस रिंकू का भी कत्ल क्यों? अशोक इसकी भी कहानी सुनाता है। 2009 का साल था। अशोक मेरठ से देहरादून आकर डीजे का काम करने लगा।
फिर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चला गया। इसके ऑफिस के सामने एक पीसीओ बूथ था जिसे एक भाई बहन चलाते थे। वहीं पर अशोक कॉल करने के लिए जाता रहता था। इसी दौरान इसकी पीसीओ चलाने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। वहीं उस लड़की के भाई की एक मंगेतर भी थी, कामना। अशोक ने जब कामना को देखा तो इस लड़की से प्यार हो गया। कामना को भी अशोक पसंद आता है। अशोक ने अपने पहले प्यार को छोड़कर कामना को अपनाने की सोची। कामना ने भी मंगेतर को छोड़ दिया और अशोक के पास आ गई। दोनों नेहरू कॉलोनी में घर लेकर लिव इन में रहने लगे। फिर 2014 में यह घर वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। इन दोनों ने ही अपने अपने पहले प्यार को छोड़कर एक दूसरे से शादी कर ली। आगे कामना एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। अशोक जितना फाइनेंस कर सकता था इसने कर दिया। इसके बाद कुछ और पैसों की जरूरत पड़ी तो कामना मार्केट से कर्ज लेती है। कामना लगातार किसी फाइनेंसर से कर्ज लेती रही ब्यूटी पार्लर के लिए। अशोक इसको मना करता कि इतना लोन मत लो। 2018 में अशोक को एहसास हुआ कि इसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। यह अफेयर उसके साथ था जिससे ये उधार लेती थी। ऐसा अशोक को शक हुआ। कामना ने करीब 80 लाख मार्केट से उधार ले लिए थे। अशोक को लगता था कि एक तो इसका अफेयर चल रहा है, ऊपर से इतने सारे कर्ज ले चुकी है, कैसे सब कुछ ठीक होगा। अशोक उसको डाइवोर्स देता तो उसकी प्रॉपर्टी में भी उसको हिस्से देने पड़ते हैं, इसलिए उसने सारे कत्ल की प्लानिंग रची। देहरादून पुलिस सीकर पुलिस से बात करती है, उनसे पूछती है कि 2018 के नवंबर दिसंबर के आसपास आपको कोई लाश मिली थी क्या। सीकर पुलिस ने यह बात कंफर्म कर दी। साथ में उस दौरान ले गए लाश के फोटोज भी भेज दिए। रिंकू के घर वाले भी फोटो देखकर पहचान जाते हैं। रिंकू के भाई विवेक वर्मा ने अपने भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। अशोक, दीपक और गौरव पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन परवेज फरार था। परवेज के घर पर कुर्की का नोटिस भेजा गया। पुलिस ने घटना के 6 महीने के बाद फरार चल रहे एक और अपराधी परवेज को सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया। यह 19 फरवरी 2020 को पकड़ा गया। परवेज भी अशोक के बचपन का दोस्त था। यह भी मेरठ के सरना में रहता था। इस कत्ल के खुलासे के लिए पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन टीम को शाबाशी दी और पैसों के इनाम भी दिए। यहां एक कत्ल करने के लिए दूसरा कत्ल पहले किया गया ताकि उस पर किए जाने वाले कत्ल का इल्जाम थोप सके। फिलहाल ये चारों आरोपी जेल में कैद हैं। इन पर सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल अपकमिंग एडविक को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।